अगर आप लोग भी एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक जाने का प्लान कर रहे हैं और आपके दिमाग में है ढेर सारे सवाल, तो भाई ये वीडियो सिर्फ आप ही लोगों के लिए है। वैसे ऑलरेडी एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक की पूरी सीरीज़ मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आप लोगों ने वो सीरीज़ अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप वो पूरी सीरीज़ देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने लगभग सारी जानकारी आप लोगों को देने की पूरी कोशिश की है कि आप ट्रैक पर कैसे जा सकते हैं, पैकिंग आपको कैसे करनी चाहिए, कैसे आप ट्रैक पर पैसे बचा सकते हैं, ट्रैक करने के दौरान की कुछ टिप्स की जिससे आप सक्सेसफुली ट्रैक कंप्लीट कर सकें। और उसके साथ ही साथ पूरा ट्रैक का तो मैंने आपको वीडियोस बनाकर दिखाए ही हैं डे बाय डे कि आप एक दिन जाते हैं कहाँ रुकते हैं, कहाँ पर आप खाना खाएंगे, कितना किलोमीटर चलना होगा, व्यूज़ कैसे होंगे, वो सारी चीज़ें आपको पूरा एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक की जो सीरीज़ है उसमें आपको देखने के लिए मिलेगी। तो जब मैंने वो सीरीज़ अपलोड की तो खैर उस सीरीज़ पर मुझे आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और उसके साथ ही साथ उसमें मुझे आप लोगों के बहुत सारे सवाल भी कमेंट सेक्शन में देखने के लिए मिले। तो जब मैं उन सवालों के जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देता था तो उसके साथ मैंने उसमें नोटिस की एक चीज़ कि उसमें कई सारे क्वेश्चंस रिपीटेड थे, मतलब एक ही सवाल को बार बार कई लोगों ने पूछा हुआ था। तो मैंने उसमें ऐसा सोचा, मुझे लगा कि मतलब ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद हर कोई जानना चाहता है, जो भी इस ट्रैक पर जाना चाहता है शायद हर कोई इन सवालों का जवाब चाहता है। ये तो कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हैं। तो मुझे लगा कि इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए मुझे एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए बनानी चाहिए, और जो भी लोग इस ट्रैक पर जाने का प्लान कर रहे हैं, ताकि ये वीडियो उन सब लोगों के काम आए और इस एक ही वीडियो से आपको सारे सवालों के आपके जवाब मिल जाएं। तो लगभग उसके अंदर जितने भी रिपीटेड क्वेश्चंस थे मैंने सारे ही क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हैं जिनके जवाब मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। तो खैर मैंने क्वेश्चंस ऑलरेडी यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो वीडियो में आगे क्वेश्चंस वाइज आपको एक एक सवाल का जवाब बिल्कुल डिटेल में यहाँ पर जानने के लिए मिलेगा। सो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिएगा लास्ट तक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस तरह की वीडियो आपको टेली टू नेक्स्ट चैनल पर टाइम टाइम पर देखने के लिए मिलती रहेंगी, जिसमें ट्रैवल से रिलेटेड पूरी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको देने की हमेशा मैं पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो भाई सबसे पहला यहाँ पर सवाल है कि पासपोर्ट मैंडेटरी है या नहीं, यानी पासपोर्ट के बिना भी क्या आप इस ट्रैक को कर सकते हैं। तो अगर आप इंडियन हैं, आप इंडिया से हैं, तो हाँ, आप बिना पासपोर्ट के भी एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक को कर सकते हैं। आपको जब आप रास्ते में ट्रैक करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको दो जगह पर परमिट लेना होता है। तो उस परमिट को लेते टाइम आपको अपनी आईडी दिखानी होगी। तो उसके तौर पर आप अपना वोटर आईडी या फिर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपने साथ रख सकते हैं, और उसके बेस पर आपको ईज़िली आपके जो परमिट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, आपसे पासपोर्ट नहीं मांगा जाएगा। हालांकि कुछ जगहों पर अगर आप अपने साथ आधार कार्ड लेकर जाते हैं तो आधार कार्ड हो सकता है वो बिल्कुल साफ़ आपको मना करें, आधार कार्ड को एक्सेप्ट ना करें। तो आधार कार्ड तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड ज़रूर करूँगा कि जब आप इस ट्रैक पर जाएँ और आपके पास पासपोर्ट अगर नहीं है, तो आप अपना वोटर आईडी, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस तरह के जो छोटे छोटे जो आपकी आईडीज़ होती हैं, मैं रेकमेंड करूँगा आप इनको अपने साथ रख सकते हैं, जिससे आपको आगे चलकर किसी तरह की दिक्कत ना इस ट्रैक के दौरान। तो हाँ, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो भी आप इस ट्रैक को आसानी से कर सकते हैं। तो अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास जो है कि हम ईबीसी ट्रैक को, एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक को बिना गाइड या बिना पोर्टर के भी कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि पीछे सुनने में आया था कि नेपाल गवर्नमेंट ने एक रूल लागू किया था 2023 में 1 अप्रैल से, जिसके अंदर ये कहा गया था कि नेपाल के अंदर जो ट्रैक्स हैं उन ट्रैक को आप बिना गाइड या बिना पोर्टर के नहीं कर सकते, आपको किसी गाइड के साथ ही वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। तो इस सवाल को लेकर भी काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन थी कि क्या एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक बिना गाइड या पोर्टर के किया जा सकता है। तो हाँ, इसका जवाब है कि बिल्कुल किया जा सकता है। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप गाइड या पोर्टर के साथ ही ट्रैक पर जाएं तो ही आपको अलाउ करेंगे। आप अकेले भी जाते हैं तो भी आप ये ट्रैक कर सकते हैं। और इसका जो पूरा जो इन्फॉर्मेशन मैंने निकाली, क्योंकि जब मैं गया था जब तक ये रूल लागू नहीं था, लेकिन इसके बारे में मैंने जैसे कुछ फेसबुक ग्रुप्स हैं वो हो गए, या फिर जो नेपाल जब मैं इस ट्रैक पर गया वहाँ पर जो मेरे कुछ फ्रेंड्स बन गए, उन लोगों से मैंने डायरेक्ट इसके बारे में पूछा था कि क्या हम लोग बिना गाइड या पोर्टर के जा सकते हैं या नहीं। तो उन्होंने कहा था कि हाँ, आप बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि जो एवरेस्ट रीजन है, जिधर एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक है, उस रीजन पर ये रूल लागू नहीं होता है। जो बाकी के जो रीजन्स हैं जहाँ पर ट्रैक होते हैं नेपाल के अंदर, क्योंकि और भी बहुत सारे काफ़ी सारे ट्रैक्स हैं, तो ये रूल वहाँ पर लागू है। लेकिन अभी एवरेस्ट रीजन पर ये ट्रैक रूल लागू नहीं है। तो हाँ, आप आसानी से बिना गाइड या पोर्टर के जा सकते हैं। लेकिन इसमें फिर भी मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि जैसे ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, तो जैसे ये वीडियो मैंने आज बनाई है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ रूल्स इसके चेंज हो जाएँ। तो अगर आप कुछ टाइम बाद जाने का प्लान कर रहे हैं तो मैं रेकमेंड आपको ज़रूर करूँगा कि आप जाने से पहले कहीं ना कहीं से इसके बारे
बारे में एक बार दोबारा से क्रॉस चेक क्रॉस वेरीफाई ज़रूर कर लें कि हाँ अभी भी आप जा सकते हैं या नहीं, क्योंकि हो सकता है बाद में कुछ नया रूल आए और कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो फिर उसमें फिर आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो तीसरा सवाल हमारे सामने ये है कि हमें करेंसी अपनी एक्सचेंज हम कहाँ से करा सकते हैं। तो हाँ, अगर आप नेपाल जा रहे हैं एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक के लिए तो वहाँ पर आपकी इंडियन करेंसी नहीं चलती, इंडियन करेंसी एक्सेप्ट वहाँ पर कोई नहीं करेगा, आपको नेपाली करेंसी में ही पूरा पेमेंट करनी पड़ेगी। चाहे आप काठमांडू में रहे या फिर आप ट्रैक पर आगे की तरफ जाने लगे, आपको पेमेंट नेपाली करेंसी में करनी होगी। तो उसके लिए यही है कि इस करेंसी को आप एक्सचेंज कहाँ से करें। तो इसके लिए दो ऑप्शंस आपके पास हैं। जैसे मैं जब गया था तो मैं बिहार रक्सौल बॉर्डर तक गया था और वहाँ से मैंने बॉर्डर क्रॉस करके मैंने नेपाल में एंट्री की थी। तो जो इंडिया साइड है, जो रक्सौल है, वहाँ पर रेलवे स्टेशन से थोड़ा आगे ही जब आप बॉर्डर क्रॉसिंग की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर रास्ते में ही काफ़ी सारे लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने अपने काउंटर बनाकर वो लोग बैठे हैं, और वहाँ पर आप करेंसी एक्सचेंज आसानी से करा सकते हैं। आप उनको इंडियन करेंसी दीजिए, बदले में वो आपको नेपाली करेंसी दे देंगे। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि जब आप काठमांडू में पहुंच जाते हैं तो काठमांडू में भी अपने आप करेंसी एक्सचेंज करा सकते हैं। सपोज़ अगर आप बाय फ्लाइट जा रहे हैं तो भी आप काठमांडू में अपनी करेंसी एक्सचेंज करा सकते हैं। लेकिन जब आप काठमांडू से आगे बढ़ जाएंगे और ट्रैक की तरफ आगे जाने लगेंगे तो वहाँ पर बहुत ही कम चांस है, बिल्कुल ना के बराबर मैं आपको कहूँगा, आप बिल्कुल वो रिस्क ना लें, क्योंकि आगे चलकर आप पैसे एक्सचेंज नहीं करा पाएंगे। तो हाँ, आप बॉर्डर्स पर, इंडिया नेपाल जो बॉर्डर है वहाँ पर या फिर काठमांडू में अपनी करेंसी एक्सचेंज करा सकते हैं। अब यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो ये है कि क्या इंश्योरेंस मैंडेटरी ज़रूरी है या नहीं। यानी अब अगर आप इस ट्रैक पर जा रहे हैं तो क्या ज़रूरी है कि आप इंश्योरेंस करा कर जाएँ। तो अगर आप भारतीय हैं तो इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है, कोई भी आपसे नहीं मांगेगा, आप बिना इंश्योरेंस भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कराना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है। लेकिन हाँ, अगर आप बिना इंश्योरेंस जाते हैं तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोकेगा नहीं आपको कि आपको कोई कहे कि आपको इंश्योरेंस दिखाना पड़ेगा उसके बाद ही हम आपको आगे जाने देंगे। तो अगर आप इंडिया से हैं तो आपको इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो पांचवा क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि हम गाइड या पोर्टर आप लोग कैसे हायर कर सकते हैं, और उसके साथ ही साथ कहाँ से और कैसे आप गाइड या पोर्टर हायर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में बताया कि ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको हायर करना ही है, लेकिन हाँ, अगर आप गाइड के साथ इस ट्रैक को करने वाले हैं और साथ ही साथ आप एक पोर्टर भी चाहते हैं जो आपका सामान उठाकर चलेंगे इस ट्रैक पर, तो हाँ, वो दोनों ही हायर कर सकते हैं। पहली बात तो आप काठमांडू से हायर कर सकते हैं बहुत इजीली, वहाँ पर काफ़ी आपको प्राइवेट कंपनीज भी मिलेंगी। आप अगर अपने लिए अपना पर्सनल गाइड या पोर्टर सिर्फ एक लेना चाहते हैं, आपको वो भी मिलेंगे। आप दोनों ही तरह से हायर कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप बाय फ्लाइट लुकला में लैंड करते हैं तो आपको लुकला में भी गाइड या पोर्टर्स मिल जाएंगे। और उसके साथ ही साथ जब आप लुकला से आगे बढ़ते हैं, नामचे बाज़ार आप पहुंच जाएंगे तो नामचे बाज़ार में भी चांस हैं आपको गाइड या पोर्टर मिल जाएंगे। हालांकि वहाँ चांसेस थोड़े कम हैं, लेकिन जो आपको चार्ज सबसे कम जो उनका पे करना होगा वो शायद आपको काठमांडू में ही रहेगा, या लुकला में सेम मान सकते हैं आप। लेकिन अगर आप नामचे बाज़ार तक चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक तो कम चांसेस है गाइड या पोर्टर मिलने के, दूसरा ये भी है कि आपको उनके लिए ज़्यादा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अब अगर इनके चार्जेस की बात करते हैं कि गाइड या पोर्टर एक दिन का कितना चार्ज लेते हैं, तो अगर आप एक दिन के लिए गाइड को हायर करते हैं तो वो एक दिन का 2,500 से 3,000 रुपये चार्ज लेते हैं। तो ये ट्रैक जैसे 12 से 14 दिन का ट्रैक होता है तो आप उसको उससे मल्टीपल कर सकते हैं, लेकिन ये 2,500 से 3,000 नेपाली रुपीज़ में है। वहीं साथ ही साथ अगर आप एक पोर्टर हायर करते हैं तो पोर्टर का भी जो एक दिन का जो चार्ज है वो भी लगभग 2,500 से 3,000 नेपाली रुपीज़ में ही लेते हैं, काठमांडू या लुकला से अगर आप ले रहे हैं तो। काठमांडू में हालांकि आपको सबसे कम प्राइजेस में मिलने के चांसेस हैं, लेकिन नामचे बाज़ार तक अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे सामने जो है कि इस ट्रैक पर जाने के लिए आप अपने इक्विपमेंट्स कहाँ से खरीद सकते हैं। जैसे इस ट्रैक पर जाते टाइम आपको ट्रैकिंग स्टिक की ज़रूरत होगी, फ्लैश लाइट हो गई, आपके शूज़ हो गए, या फिर अगर आप अपने साथ स्टोव ले जाना चाहते हैं खाना बनाने के लिए वो हो गया, उसकी गैस हो गई। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं तो वो चीज़ें आप कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैंने इसमें से अपने लिए जब मैंने सामान परचेज़ किया था तो कुछ सामान मैंने दिल्ली के आज़ाद मार्केट से परचेज़ किया था, और उसके अलावा कुछ सामान मैंने अपना अमेज़ोन से मंगाया था। तो मैं आपके लिए भी सेम चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग अपना सिटी में, जिस सिटी में आप रहते हैं, जिस स्टेट में आप रहते हैं, आप वहाँ की लोकल मार्केट से सामान ले सकते हैं, या फिर साथ ही साथ आप अमेज़ोन से भी ये चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। अब ट्रैक पर जाते हुए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो उसकी वैसे ऑलरेडी पैकिंग लिस्ट की वीडियो मैंने बनाई हुई है, लेकिन इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे आपको अमेज़ोन के लिंक्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ आगे प्रोडक्ट का नाम भी लिखा हुआ है।
तो वहाँ पर मैंने नीचे लिंक्स भी लगाए हुए हैं अमेज़ोन के, अगर आप चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ अमेज़ोन से भी जाकर परचेज़ कर सकते हैं। वहाँ भी लगभग आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी ज़रूरत की। अब इसके अलावा अगर हम देखते हैं इक्विपमेंट, अगर आप यहाँ से सपोज़ कीजिए आप नेपाल पहुँच चुके हैं तो आप कहाँ से लें, तो नेपाल जाने के बाद भी काठमांडू में थामेल मार्केट है, तो वो काफ़ी फेमस वहाँ पर मार्केट है, ज़्यादातर टूरिस्ट्स भी वहीं पर जाकर रुकते हैं, तो आप ये सारा सामान वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। काठमांडू में आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, लगभग सारा सामान आपको ट्रैकिंग की ज़रूरत का आपको काठमांडू में भी मिल जाएगा। और अगर आपके पास कुछ चीज़ों की फिर भी कमी रह जाती है, आप नहीं खरीद पाए हैं, तो जब आप ट्रैक पर आगे जाते हैं तो जैसे लुकला है, नामचे बाज़ार है, या उसके आगे भी कुछ छोटी मोटी आपको दुकानें दिख जाएंगी, वहाँ से भी आप ये सामान ले सकते हैं। लेकिन लुकला से लेकर आगे पूरा ट्रैक तक आप कहीं भी ये सामान खरीदते हैं, जैसे नामचे बाज़ार काफ़ी फेमस जगह है, अच्छी जगह है, बड़ी है, तो वहाँ पर आपको लगभग सारा सामान मिलेगा, लेकिन प्राइस में आपको 4 5 6 गुना तक का फ़र्क दिखेगा। तो वहाँ पर चीज़ें आपको बहुत महंगी मिलेंगी, हालांकि वहाँ तक सामान पहुँचाने में भी उनका पोर्टर्स का या और काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है। लेकिन हाँ, आप चाहते हैं तो आप सामान काठमांडू से या फिर अपनी लोकल मार्केट से या अमेज़ोन से परचेज़ कर सकते हैं। अब सेवन्थ क्वेश्चन ये है कि काफ़ी लोगों का पूछना ये था कि जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं ये सब, क्या हम इनको रेंट भी कर सकते हैं, यानी क्या हम इनको किराए पर भी ले सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल इन इक्विपमेंट्स को किराए पर भी ले सकते हैं, लेकिन यह है अगर आप अपनी सिटी से या कहीं और से आपको किराए पर मिलते हैं, आप वहाँ से लेकर जाएंगे, तो आपको ज़्यादा दिन का किराया देना पड़ेगा। तो उसका अच्छा ऑप्शन मैं आपको ये बताऊंगा कि जब आप काठमांडू पहुँच जाते हैं तो काठमांडू में थामेल में ही उस मार्केट में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो ये सारे इक्विपमेंट रेंट पर भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप ख़रीदना नहीं चाहते हैं तो आप वहाँ से सारी चीज़ें रेंट पर भी आसानी से ले सकते हैं, और लगभग सारा ही सामान आपको रेंट पर भी काठमांडू से मिल जाएगा। तो अब इसके बाद जो हमारा एट्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, वो हम देखेंगे कि जैसे अगर हम लोग ट्रैक पर जाते हैं, जैसा मैंने अपने में दिखाया कि हम बिना गाइड या पोर्टर के गए थे, तो उसके अंदर हमने अपना जो लगेज था, जो सामान था, वो हमने खुद ही कैरी किया था। तो उसमें लोगों का जानना था कि भाई आपके बैग का वेट कितना था, लगभग उसका वज़न कितना था, तो यानी जिसको चलकर उठाने में किसी तरह की दिक्कत ना है, क्योंकि इतना ही सामान हम खुद उठाकर कैरी करके ले गए थे और खैर हमें कोई दिक्कत नहीं हुई ट्रैक के दौरान। तो उसका मैं आंसर आपको ये देना चाहूँगा कि मैं जब ट्रैक पर गया था तो मैं अपने साथ स्टोव भी लेकर गया था, उसके साथ उसकी ब्यूटेन जो गैस आती है वो भी लेकर गया था, उसके साथ हम कुछ मैगी के पैकेट्स भी लेकर गए थे। उसके अलावा क्योंकि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी थी तो मेरे साथ मैं अपने साथ 2 पावर बैंक्स ले गया था, मेरा कैमरा वगैरह भी था, तो ये सारी चीज़ें थी, तो मेरे पास तो कुछ एक्सेस ही वेट था, मेरा सामान का वज़न उस वजह से भी थोड़ा सा बढ़ गया था। लेकिन अब बावजूद इसके मैं कहूँगा कि जो बैग का वेट है वो एक नॉर्मल जो एवरेज वेट है, 7 से 8 किलो अगर आपके बैग में वेट है, तो हाँ मुझे लगता है इजीली उसको उठाया जा सकता है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि ट्रैक करते हुए तो थोड़ा भी वज़न हमारे पास रहता है तो मुश्किल तो लगता ही है, लेकिन हाँ वो मैनेजेबल है, उसमें किसी तरह की ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बाकी मुझे लगता है वो पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है, हो सकता है किसी को 10 किलो तक भी सामान उठाने में किसी तरह की दिक्कत ना आए, तो मुझे लगता है वो पर्सन टू पर्सन ज़्यादा डिपेंड करेगा। हालांकि अगर मैं अपना बताता हूँ तो हाँ, मेरे बैग में लगभग 7 से 8 किलो के आसपास, या कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे, इतना वेट मेरे बैग में हमेशा रहता था। तो अब यहाँ पर अगर हम अपने नाइन्थ क्वेश्चन की बात करते हैं तो उसके अंदर यह है, काफ़ी सारे लोगों का जानना था, क्योंकि एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक काफ़ी फेमस है और बहुत लोग इस ट्रैक पर जाते हैं, तो काफ़ी लोगों का ये भी सवाल था कि कितना एक्सपीरियंस चाहिए इस ट्रैक पर जाने के लिए, कि क्या ऐसा तो नहीं है कि आपको पुराना कुछ एक्सपीरियंस शो करना पड़ता हो इस ट्रैक पर जाने के लिए कि हाँ हमने इतने ट्रैक्स किए हैं। तो मैं इसका जवाब आपको देना चाहूँगा, आपको अगर ज़ीरो भी एक्सपीरियंस है तो भी आप इस ट्रैक पर जा सकते हैं, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि आपकी बॉडी से आप कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से उस ट्रैक को कर पाते हैं वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, लेकिन हाँ एक्सपीरियंस की वजह से आपको कोई वैसे रोकेगा नहीं कि आप इस ट्रैक पर नहीं जा सकते। तो हाँ, अगर आपका ज़ीरो एक्सपीरियंस है तो भी आप इस ट्रैक पर जा सकते हैं। जैसे जब मैं और मेरे पापा इस ट्रैक के लिए गए थे तो कभी भी ऐसा इतना लंबा ट्रैक करने का एक्सपीरियंस हमें कभी था ही नहीं, हम बिल्कुल ज़ीरो एक्सपीरियंस के साथ ही गए थे। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि हाँ, कोई भी जा सकता है, अगर आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इस ट्रैक पर जा सकते हैं। हालांकि आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए मैं एक वीडियो आपको रेकमेंड कर सकता हूँ, जो मैंने टिप्स की वीडियो बनाई है, उसमें हमने अपने पर्सनल टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं जो हमने ट्रैक पर चलने के दौरान हमने सीखे थे, कि हमें किस तरह से हम सक्सेसफुली और बिना थके इस ट्रैक को पूरा कर सकते हैं। तो हाँ, आप वो टिप्स वाला वीडियो देख सकते हैं, जो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा देखने के लिए, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं।
अब जो आखिरी और हमारा 10th क्वेश्चन, यहाँ पे सबसे लास्ट क्वेश्चन है, वो ये है कि ज़्यादातर लोगों का ये भी जानना था कि ये ट्रैक में टोटल टाइम कितना लगता है, कितने दिन लगते हैं। तो हाँ, अगर मैं ट्रैक का आप लोगों को बताता हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ काठमांडू टू काठमांडू अगर हम कहें, अगर आप बाय फ्लाइट लुकला वाला रास्ता लेते हैं तो उसमें आपको लगभग 11 से 12 दिन लगेंगे। लेकिन अगर आप हमारे वाला रास्ता लेते हैं, हम बाय रोड गए थे सल्लेरी होते हुए, तो उस पर आपको लगभग 14 से 15 दिन इस ट्रैक को करने में लगेंगे, काठमांडू टू काठमांडू। उसके अलावा आप जिस सिटी से जा रहे हैं और काठमांडू तक पहुंच रहे हैं वो टाइम अलग है। तो हाँ, इतना टाइम इस ट्रैक को करने में लगता है। लेकिन अगर आप इसका पूरा एक आइटनरी अच्छे तरीके से डिटेल्ड में लिखी हुई जानना चाहते हैं तो इसी चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप उस टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर आपको एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक की पूरी आइटनरी देखने के लिए मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हाँ, इस ट्रैक के अंदर कितने दिन तो लगे, जो मैंने आपको भी बता दिया, लेकिन उसके साथ ही साथ कि आपको कैसे जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, लगभग पर डे आपको कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा, कितना एलिवेशन आपको गेन करना पड़ेगा, खाने के लिए आपको कितने ऑप्शंस या कितने अच्छे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, उसका कितना खर्चा होगा, किस होटल में आप रुक सकते हैं, उसका कितना खर्चा वहाँ पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं कितना खर्चा होता है, कितने होटल्स या खाना कितना महंगा होता चला जाता है, तो उस सब के लिए आप यहाँ पर आपको एक वीडियो साइड में देखने के लिए मिलेगी। तो उस सब के लिए इस वीडियो को आप देख सकते हैं और इस वीडियो से आपको पूरी की पूरी आपकी जानकारी मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर जितने मैंने क्वेश्चंस के आपको आंसर देने की कोशिश की है कि ये सारे क्वेश्चंस आपके काम आएंगे और आपको बिल्कुल सटीक जानकारी मिल गई होगी। हालांकि इसके बाद भी अगर आपके कुछ और भी क्वेश्चंस हैं आपके अपने पर्सनल, तो आप कमेंट सेक्शन में इस वीडियो में मुझसे पूछ सकते हैं। आपके उन सभी क्वेश्चंस के भी मैं पूरी पूरी जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पर आपको आंसर्स देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।